स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट पार्ट से। तो पॉलिटी पार्ट से स्टार्ट करें हम लोग। पहला टॉपिक देख लीजिए, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स 2022। ठीक है। सो हम लोगों ने देखा था मार्च के अराउंड एक क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट पास हुआ था। ठीक है। तो अब एक्ट पास हो गया तो उसके लिए बाद में रूल्स भी बनते हैं जो कि कंसर्न मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरीज होते हैं वो बैठकर बनाते हैं। तो अब ये जो रूल्स आए हैं इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। सो पहला चीज इसमें आप ये देखना कि दीज रूल्स स्पेसिफाई द डिटेल्स फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट in order to lay down procedure for taking measurements of convicts and other person for the process of identification and investigation। ठीक है। सो अभी ये जो रूल्स हैं स्पेसिफिकली मेजरमेंट जो रहेंगे कॉन्विक्स के, मतलब जो किसी ऑफेंस के अंदर जिनको सजा सुना दी गई है या फिर कोई क्रिमिनल मैटर के अंदर उनके ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है, उनका जो मेजरमेंट है, ठीक है, हाइट का हो गया, आइरिस स्कैन का हो गया, जितने भी बॉडी इमेजेस आप सोच सकते हो उन सब के रिगार्डिंग रूल्स इसके अंदर ले डाउन किए गए हैं। ठीक है। सो कुछ फीचर्स पहले देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। तो पहला मेजरमेंट्स के रिगार्डिंग है कि कैसे मेजरमेंट लिए जाएंगे, कौन सी अथॉरिटी होगी, ये सब चीजों के बारे में बात करेगा। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट रोल है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि एमएचए के अंडर आता है। ठीक है। जैसा कि हमने देखा था पहले कि एक क्राइम रिपोर्ट निकालता है। ठीक है। कि हर साल क्राइम कौन कौन से ऑफेंसेस कितना बढ़ रहे हैं, कितना कम हो रहे हैं, वो सब डिटेल्स देखता है। ठीक है। प्रिजन्स के ऊपर भी डिटेल ये देता है। तो हम जो भी प्रिजन के रिगार्डिंग जो भी हमारे पास डेटा आता है वो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के थ्रू ही आता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रूल मेकिंग पावर है ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास रहेगा, एनसीआरबी के पास, ये पता होना चाहिए। इसमें पनिशमेंट का भी प्रोविजन दिया गया है, यानी ये जो मेजरमेंट्स आपने इकट्ठा किए हैं, अगर आप इसको अनऑथराइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो या एक्सेस कर लेते हो, ठीक है, तो दिस वुड बी पनिशेबल ऑफेंस अंडर इंडियन पीनल कोड 1860 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो इसके अंदर पनिशमेंट आपको मिल सकती है। ठीक है। तो ये थे कुछ ब्रॉड पॉइंटर्स। अभी नीड क्यों थी, पहले बात तो क्रिमिनल प्रोसीजर को अमेंड करने की। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप ये चीज देखो कि प्रोविजन ऐड करने थे मॉडर्न टेक्निक्स के। ठीक है। जो पुरानी टेक्निक्स थी उसके अंदर आइरिस स्कैन के बारे में कुछ नहीं था। पुरानी टेक्निक्स क्या थी, फिंगर प्रिंटिंग की टेक्निक, कि फिंगरप्रिंट ले लिया आपने कॉन्विक्ट का। ठीक है। तो ये बहुत प्रिमिटिव कह सकते हैं टेक्निक्स थी जिसके थ्रू जो क्रिमिनल है उसको प्रॉपरली ट्रैक या इन्वेस्टिगेट करना वो पॉसिबल नहीं था। तो अब जो नए नए हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ गए हैं तो उनको इंक्लूड करना है, जैसे कि आइरिस स्कैन हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, इस टाइप की चीजें हम कर सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट, टू मेक द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम मोर एफिशिएंट एंड एक्सपीडिशियस विद इंक्रीजिंग कन्विक्शन रेट। ठीक है। तो जब हमारे पास इन कॉन्विक्स का पहले से ही डेटा रहेगा तो ऐसा कोई रिपीट ऑफेंडर आगे निकलता है तो हम उसको इजीली ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है। इसके ऊपर प्रीवियस रिकमेंडेशंस भी रही हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज है। पहला तो मल्लिमत कमेटी है, आई थिंक इसके बारे में तो सबने सुना ही होगा। तो मल्लिमत कमेटी के अंदर रिकमेंड किया गया था कि ये 1920 का एक्ट को अमेंड करना चाहिए to empower magistrate to authorize collection of data such as blood sample for DNA, hair, saliva and semen। ठीक है। तो ये सब चीज मलिमत कमेटी में पहले ही रिकमेंड कर दी गई थी। सिमिलर चीज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी रिकमेंड करी थी कि मॉडर्न ट्रेंड्स को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर लाना चाहिए। ठीक है। तो ये लो कन्विक्शन रेट वाला जो पॉइंट है ये आप हमेशा लिख सकते हो, एक बहुत अच्छा कीवर्ड है। आंसर में लिखोगे तो दिस विल सर्टेनली एड सम वैल्यू इन इट। ठीक है। अब आते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट के ऊपर। ठीक है। तो इसने रिपील किया था प्रिजनर एक्ट 1920 को। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 100 साल पूरे हो चुके हैं इस एक्ट को, राइट। और एक ब्रिटिश लॉ कह सकते हैं जो अभी भी वर्किंग में था। तो इसको मॉडर्नाइज करने का एक तो रीजन यही था कि बहुत पुराना एक्ट था, तो इसलिए भी अमेंड किया जाना चाहिए था। और फिर हमने देखा मॉडर्न टेक्निक्स को इन्वॉल्व करना था। ठीक है। सो उसको इसने रिपील किया और इसके अंदर जो मेजरमेंट का जो एम्बिट है उसको भी एक्सपैंड किया गया कि क्या क्या मेजर कर सकते हो आप। ठीक है। अब आते हैं रूल्स के ऊपर।
सो फर्स्ट इज एक्सपैंड द एम्बिट ऑफ सर्टेन प्रोविजन, जैसे कि हमने ऊपर देखा मेजरमेंट का जो एम्बिट है उसको एक्सपैंड किया। फिर इसने ये बताया कि कौन कौन सा डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, कौन सी अथॉरिटी कलेक्ट कर सकती है वो डेटा, और कौन सी नोडल एजेंसी रहेगी। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में इस लॉ के अंदर डिस्कस किया गया। तो जैसे हमें पता है नोडल एजेंसीज के अंदर एनसीआरबी रहेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल है कि अब आप जो डेटा ले रहे हो, सपोज कोई कॉन्विक्ट है, आप उसके हाइट, वेट और आइरिस स्कैन हो गया, बहुत सारी और डिटेल्स जो आप ले रहे हो, उसको आप रिटेन कब तक करोगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टाइम पीरियड याद रखना। तो 75 ईयर्स तक इस डेटा को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो 75 ईयर्स तक हम लोग इस डेटा को रिकॉर्ड करने वाले हैं। एंड द रिकॉर्ड मे बी डिस्ट्रॉयड इन केस अ पर्सन हु हैव नॉट बीन प्रीवियसली कॉन्विक्टेड। ठीक है, ऐसे पर्सन जो कि पहले कभी कॉन्विक्ट नहीं हुआ है, या फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, या एक्विट कर दिया गया है कोर्ट, मतलब उसको छोड़ दिया है कोर्ट ने। ठीक है, उसके ऊपर से जो भी चार्जेस थे वो हटा लिए गए, तो उस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि उसका डेटा जो है वहां से आप वाइप आउट कर सकते हो। अदरवाइज वो डेटा जो है वो 75 ईयर्स तक रहेगा। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू गिविंग डिटेल्स। तो हम लोगों ने जैसे कई बार पढ़ते हैं कि फोर्सफुल, किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते इन सब चीजों के लिए, लेकिन इस केस में क्या, अगर आप कोई हमारे पास ऑफेंडर है तो उससे हम डेटा ले सकते हैं। ठीक है, ही कैन बी फोर्स टू गिव डेटा, और अगर वो नहीं मान रहा है या रिफ्यूज कर रहा है या रेजिस्ट कर रहा है उस चीज को, तो अगेन दिस वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी 1860। यानी रेजिस्टेंस टू गिविंग डिटेल्स इज ऑल्सो एन ऑफेंस। फिर रोल ऑफ एनसीआरबी, तो एनसीआरबी एक नोडल एजेंसी रहेगा जो कि कोऑर्डिनेट करेगा अमंग स्टेट गवर्नमेंट्स, यूटीज एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। ठीक है, तो ये एनसीआरबी का यहाँ पे काम रहेगा। इसके अलावा स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, डिसेमिनेटिंग और डिस्ट्रॉइंग द डिटेल्स, इस सब चीजों के बारे में जो देख रेख है वो एनसीआरबी करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर लेते हैं 1920 एक्ट में क्या था और अब 2022 के एक्ट में क्या है। तो पहला, जो डाटा परमिटेड टू बी कलेक्टेड, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट है, फुटप्रिंट इंप्रेशन है, फोटोग्राफ्स है। ठीक है, तो ये बहुत प्रिमिटिव एविडेंसेस हम कह सकते हैं या टेक्निक्स कह सकते हैं। अब देखो इसमें मतलब ये तो है ही, जो 1920 के एक्ट में थी वो सब चीजें तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ बायोलॉजिकल सैंपल्स भी कलेक्ट होंगे, लाइक आइरिस, रेटिना स्कैन, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स जैसे कि सिग्नेचर हो गया। ठीक है, सिग्नेचर भी या हैंड राइटिंग जो होती है अपने आप में यूनिक होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रेशर पॉइंट्स, वो सब चीजें भी रिकॉर्ड की जा सकती है। फर्दर ब्लड, सीमन, हेयर सैंपल, स्वैब्स एक्सेट्रा, जिसके थ्रू डीएनए प्रोफाइलिंग की जा सकती है। तो आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें अब जो है एविडेंसेस के तौर पे ऐड ऑन कर दी गई हैं। नेक्स्ट, किस पर्सन का डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो। तो पहले क्या था, कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर और मोर। ठीक है, 1 साल से ज्यादा का अगर उसमें पनिशमेंट है तो फिर आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। या कोई पर्सन ऐसा लगता है कि उसको सिक्योरिटी की जरूरत है, या मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है किसी एक केस के अंदर, तो उस केस बेसिस के ऊपर डेटा जो था कलेक्ट किया जा सकता था। नाउ अब इस जो डेटा कलेक्शन का जो पावर है इसको काफी लिबरली या हम कह सकते हैं एक्सपैंड कर दिया गया है। ठीक है, पहला, किसी भी ऑफेंस के अंदर अगर किसी को अरेस्ट किया गया तो उसका आप मेजरमेंट ले सकते हो, लेकिन बायोलॉजिकल सैंपल्स तभी लेने हैं जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन और अ चाइल्ड, या ऐसा कोई ऑफेंस जहां पे पनिशमेंट एटलीस्ट 7 years इम्प्रिजनमेंट का हो। ठीक है, तब आप उसका बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफ, आइरिस, रेटिना स्कैन, ये सब कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड लास्टली पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा इसका एम्बेड एक्सपैंड कर दिया गया। नेक्स्ट, पर्सन हु में रिक्वायर और डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब कौन इसके लिए परमिशन देगा। तो पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता था सीआरपीसी, अंडर सीआरपीसी, या पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज हो गया, या रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर और अबव। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर से ऊपर के कोई रैंक का जो ऑफिशियल था वही परमिशन दे सकता था।
अपार्ट फ्रॉम मजिस्ट्रेट, ठीक है। लेकिन अब इसका भी एम्बेट एक्सपैंड कर दिया गया। अब इनके अलावा हेड कांस्टेबल या उससे अबव की जो रैंक होगी वो भी डेटा कलेक्शन के लिए डायरेक्ट कर सकता है। हेड वार्डन ऑफ प्रिजन कर सकता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो अगेन इसको भी एक्सपैंड कर दिया गया। नाउ आते हैं कि अब रूल्स कौन डायरेक्ट बनाएगा इसके रिगार्डिंग। तो पहले स्टेट गवर्नमेंट थी, बट अब स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। प्रिजन कोई बता सकता है प्रिजन कौन से लिस्ट के अंदर आता है? स्टेट ही है सर शायद। प्रिजन आई थिंक कंकरेंट में है ना, प्रिजन रिफॉर्म। It's under state list. अच्छा ठीक है, तो आगे चलते हैं। कंसर्न्स देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। सो सबसे पहला, मे वायलेट राइट टू प्राइवेसी, बिकॉज आप यहाँ पे डेटा जो है 75 ईयर्स के लिए रख रहे हो अपने पास, ठीक है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि वो डेटा जो है वो शायद सेफ हैंड में ना हो या उतनी सिक्योरिटी ना हो, तो उस केस में डेटा लीक हो सकता है, ठीक है। तो दिस वुड वायलेट राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। तो यहाँ पे आप के एस पुट्टास्वामी केस के बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट, अमाउंटिंग टू फोर्सेबल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो हमने देखा है कि हमारा जो आर्टिकल 20 है उसके अंदर हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे दिस कुड बी कंसिडर्ड अगेंस्ट आर्टिकल 20, ठीक है। नेक्स्ट, हाइटेंस द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज। तो इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर ऑफेंस इंक्लूडिंग पेटी ऑफेंसेस, तो वहां पे उसका वो डेटा जो है वो यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक बहुत लार्ज डेटाबेस तैयार हो सकता है और उसका पॉसिबल मिसयूज हो सकता है, यानी एक सर्वेलेंस स्टेट बन सकता है, ठीक है। तो उसका भी एक पॉसिबिलिटी है, मास सर्वेलेंस हो सकता है। अब आते हैं लिमिटेशंस पे। तो हमारे पास जो एनसीआरबी है जो इसमें नोडल एजेंसी रहेगा, अभी एज ऑफ नाउ इट इज इल इक्विप्ड टू मैनेज सच लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। हमारे पास प्रॉपर डेटाबेस नहीं है, और पर्टिकुलरली विद रिगार्ड्स टू बायोलॉजिकल सैंपल और देयर एनालिसिस, वो उस पार्ट में हम पर्टिकुलरली वीक है, तो वो एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग, द इंक्लूजन ऑफ डेरिवेटेड डेटा सच एज एनालिसिस एंड बिहेवियरल एट्रीब्यूट have raised concern that data processing may go beyond the core of measurement for predictive policing, ठीक है। सो बहुत ज्यादा एनालिसिस और बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स का यूज करके हो सकता है कि ओवरबर्डन कर दे हमारे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, ठीक है। अब कुछ और प्रोविजन जो केएस पुट्टास्वामी केस में लिए गए थे उसके रेफरेंस में आप दे सकते हो कि ये चीजें इसमें इश्यूज हैं, ये चैलेंजेस के तौर पे देखी जा सकती है। पहला, स्टोरेज जो है पूरा सेंट्रल डेटाबेस रहेगा, तो उसको कभी भी एक्सेस किया जा सकता है, एंड नॉट जस्ट इन केस फाइल, मतलब पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग नहीं, यूनिवर्सली उसको वो लोग एक्सेस कर सकते हैं, मतलब सेंट्रल डेटाबेस है तो एजेंसी उसको कभी भी एक्सेस कर सकती है। नेक्स्ट, सेफगार्ड्स हैव बीन डिल्यूटेड, बिकॉज आपने देखा पहले एसआई से ऊपर कोई ऑफिशियल होता था वही परमिशन दे सकता था डेटा कलेक्शन के लिए, लेकिन अब हेड कांस्टेबल या हेड वार्डन ऑफ प्रिजन ये सब लोग भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से पावर जो है या जो सेफ गार्ड है उनको डिल्यूट कर दिया गया है। डेटा जो है 75 ईयर्स के लिए स्टोर हो रहा है, यानी इफेक्टिवली लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो रहा है, तो वो भी एक इशू है। सो कंक्लूजन यहाँ पे देख लो, अच्छा कंक्लूजन दिया। द 2022 एक्ट इज अ वेलकम पीस ऑफ लेजिस्लेशन which is targeted towards advanced prisoner identification techniques and a more efficient investigative process. However, 2022 Act had garnered heavy criticism like excessive, disproportionate, violative of the right to privacy as well as raising data privacy concerns. ठीक है, तो a law that restricts fundamental rights must be sufficiently clear, precise in terms of context, scope and nature of interference allowed, along with presence of sufficient safeguard to prevent the abuse of power by authority. ठीक है, तो अच्छा कंक्लूजन है, आप इसको इन टर्म्स को इन जनरल पॉइंट्स के तौर पे भी यूज कर सकते हो कि चैलेंजेस के तौर पे, ठीक है, कि वॉयलेटिव है राइट टू प्राइवेसी को, एक्सेसिव है, डिस्प्रोपोर्शनेट है, सर्वेलेंस स्टेट है,
मास पुलिसिंग है, तो इस टाइप की चीजें आप लिख सकते हो कीवर्ड इसके अंदर। सो यही था ओवरऑल हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट रूल के बारे में। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को ऐड करना है? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक फिर। तो नेक्स्ट टॉपिक वाज प्रिजन रिफॉर्म्स। ये किसका टॉपिक था? I will be doing it. ओके, cool. Okay, good evening to all of you, and I welcome you all to the current affairs series. So let me proceed. So recently NCRB, जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उन्होंने रिलीज किया प्रेजेंट स्टेटिस्टिक्स इन इंडिया रिपोर्ट 2021। तो सबसे पहले हम जानते हैं PSI रिपोर्ट के बारे में, ये क्या है। तो PSI एक तरह का एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है बाय एनसीआरबी। एनसीआरबी 3 तरह की एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट्स जारी करता है, उनमें से एक ये है प्रेजेंट स्टेटिस्टिक्स इन इंडिया रिपोर्ट। बाकी की 2 क्या हैं, कोई बताना चाहेगा? क्राइम रिपोर्ट है, क्राइम इन इंडिया, यस, एंड आई थिंक एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड है शायद एक। yes, correct. There are 2 others. I think those are not flagship reports, annual flagship. Those are anti-human trafficking and software for data analysis. Even these 2 reports come under NCRB. वो भी NCRB रिलीज करता है। और PSI के बारे में ये है कि ये हमको नंबर्स और डेटा बताता है अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल्स। स्ट्रेंथ क्या है जेल के अंदर, और ऑफिशियल्स की स्ट्रेंथ क्या है जेल के अंदर, प्रिजन बजट कितना है, क्या एक्सपेंडिचर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको इस रिपोर्ट के थ्रू मिलती है। और इसकी की फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की, तो इसमें यह बताया गया है कि हाई रेट ऑफ अंडर ट्रायल चल रहे हैं। 10 में से 8 जो प्रिजनर्स हैं वो अभी तक वेटिंग लिस्ट में है कि उनका ट्रायल स्टार्ट हो सके। उत्तर प्रदेश हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स के लिस्ट में लीड कर रहा है, फॉलोड बाय बिहार एंड देन महाराष्ट्र। डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस प्रिजनर्स, तो सबसे ज्यादा जो प्रिजनर्स हैं वो डिसएडवांटेज्ड सेक्शन से आते हैं, जो कि हमारे SC ST OBC कम्युनिटीज हैं। टोटल 67.5% लोग इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। 80% जो अंडर ट्रायल्स हैं वो इन्हीं सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करती है। अंडर स्टाफ्ड है, सैंक्शन स्ट्रेंथ जितनी है जेल स्टाफ की जो कि 89,479 है, लेकिन हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो 64,449। ये एक और एग्जाम्पल ये बताने का कि कितना ज्यादा डिस्पैरिटी है हमारे स्टाफ्स में, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप चले जाओ। अभी पिछले मंथ का जब हम देख रहे थे तो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो में भी ऐसी ही डिस्पैरिटी, अभी जेल स्टाफ में भी यही डिस्पैरिटी। सो यू कैन सी द डिफरेंसेस। फोर्थ की फाइंडिंग इज बजट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो सैंक्शन बजट है इस ईयर का वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है बाय 13% कंपेयर टू 2020 एंड 2021। Rest we should know about NCRB. So here in the box it is mentioned that it was set up in 1986 under Ministry of Home Affairs. ये काफी important point. NCRB comes under Home Affairs and it functions as a bank of information, especially on crime and criminals, ताकि हम investigators को assist कर पाएं कि वो अच्छे तरीके से investigate कर पाएं। तो ये सारी information हमें NCRB देगा। It was entrusted with the responsibility for monitoring, coordinating and implementing the crime and criminal tracking network and system, जो कि 2009 का प्रोजेक्ट था। तो इसको मॉनिटर कोऑर्डिनेट करने के लिए भी इंट्रस्ट किया गया। NCRB को और रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए किया गया, ताकि वो मेंटेन करे नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स, और इसको हमारे स्टेट्स और यूटीज से रेगुलर बेसिस पर इस डेटा को शेयर करे। और जो रिपोर्ट्स हैं जैसे कि अभी संजय सर ने बताया, ये 2 एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स बाय NCRB। पहली एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया,
ये रिपोर्ट हमें बताती है कि किस एज ग्रुप किस सेक्स के लोगों का एक्सीडेंटल डेथ हुआ है, क्या ट्रैफिक एक्सीडेंट्स थे, कौन से केसेस सुसाइड केसेस हैं। तो ये सारे क्रूशियल मैटर्स, क्रूशियल जो डेटा है एनसीआरबी देता है। दूसरी रिपोर्ट है क्राइम इन इंडिया। तो कॉग्निजेबल क्राइम्स की जो रिपोर्ट है, पुलिस स्टेशंस में पुलिस कैजुअलिटीज में, पुलिस फायरिंग, पुलिस सिविलियंस कैजुअलिटी, इन सब का भी रिपोर्ट एनसीआरबी रिलीज करता है। इसमें एक टर्म आया है कॉग्निजेबल। मुझे आप लोग बताएं डिफरेंस कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के बीच में। कोई बताना चाहेगा कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, बताइए। कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनके अरेस्ट के लिए हमें वारंट की जरूरत नहीं होती है, नहीं, और नॉन करेक्ट। कॉग्निजेबल में वारंट चाहिए होता है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस मेनली हीनस क्राइम्स के लिए, जैसे रेप, मर्डर, इन सब के लिए होता है। नॉन कॉग्निजेबल जैसे चीटिंग, फ्रॉड, ये सारी चीज। वेरी करेक्ट। तो नॉन कॉग्निजेबल, इसमें पुलिस किसी भी तरह का एक्शन नहीं कर सकती जब तक कि कोर्ट डायरेक्ट ना करे पुलिस को। बाय द वे नीति, थैंक यू so much for your information. Next, let us proceed. Yeah, we were doing the key findings. I missed out this one point. Measures have been taken to improve the infrastructure. तो ये रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि हमने कुछ कुछ मेजर्स तो लिए हैं ताकि इम्प्रूव कर सकें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, by installing CCTV cameras and renovation of jails and providing quarters to jail staff. एक्सक्यूज Yes, मी, एक चीज ऐड करना sure. चाहूंगा। ये इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमराज ना अभी रिसेंटली पुलिस स्टेशन के केस में बोला गया था। एक केस भी है जिसमें ये बोला गया था, मतलब 2 केस है। तो कोई केसेस के नाम बता सकता है जिसमें ये चीज बोला गया था कि सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल होने चाहिए? हाँ, तो हाँ, यहाँ पे बता सकते। याद रखना। एक तो प्रकाश सिंह केस था जिसमें बोला था, ठीक है। और अभी रिसेंटली परमवीर सिंह केस है, ठीक है। परमवीर सिंह केस, इसमें भी ये चीज बोला गया था। परमवीर सिंह आई थिंक याद ही होगा, मुंबई के डीजीपी, सॉरी महाराष्ट्र के शायद डीजीपी थे वो, ठीक है। तो उनके ये केस चल रहा था, तब बोला गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सीसीटीवी कैमरा जो इंस्टॉल होने चाहिए प्रिजन्स में और पुलिस स्टेशन के अंदर, ठीक है। तो ये आप स्पेसिफिकली इन केस के रेफरेंस में ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, कंटिन्यू मैम। ओके, थैंक यू सर। तो ये जो नेक्स्ट पेज पर ओवर क्राउडेड प्रिजन्स का एक पिक्चर ग्राफिक दिया हुआ है, आप इसे देखें। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 130.2% है। उसमें से मेल देखिए 134% हमारे मेल हैं, फीमेल 77.9%, और ट्रांसजेंडर्स का जो रेट है वो 211.6% है। अब इसमें देखें 19 स्टेट्स और यूटीज ने रिपोर्ट किया है कि उनके पास 100% ऑक्यूपेंसी रेट हो चुका है। जितनी कैपेसिटी थी उतनी भर चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ओवर क्राउडेड है। ये काफी यूजफुल इंसाइट है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में। अब प्रिजन्स के बारे में जानते हैं हम इंडिया में। तो prisons, person detained therein is a state subject. अब संजय सर ने पूछा था, तो ये स्टेट सब्जेक्ट है प्रिजन। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। जो भी मैनेजमेंट होगा प्रिजन का, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ही देखेगी। और ये गवर्न होता है प्रिजन एक्ट 1894 एंड प्रिजन मैनुअल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। तो हर स्टेट का अपना अपना अलग प्रिजन मैनुअल होता है और एक प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 होता है। इसी के बेसिस पर हम गवर्न करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन्स को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑल्सो प्रोवाइड्स रेगुलर गाइडेंस एंड एडवाइस टू स्टेट्स। बीच बीच में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी अपना गाइडेंस और एडवाइस देता रहता है स्टेट्स और यूटीज को कि आप ये करो रिगार्डिंग कंसर्निंग prisons and prison inmates. Need for efficient governance of prison.
प्रिजन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसलिए हमारी गवर्नेंस जो हो प्रिजन की वो एफिशिएंट हो. दूसरा रीजन, prisons are correctional houses, as we all know. So as administered of prison has evolved from retributive approach to the concept of reformation and rehabilitation of the offenders. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब प्रिजनर्स प्रिजन में हो तो वहां पर जो जेल स्टाफ हो तो वो उनको कैसे रीइंटीग्रेट करें प्रिजनर्स को आफ्टर दे आर रिलीज्ड, ताकि वो सोसाइटी में, कंट्री में हमको इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर सकें. तो ये जो एक रीइंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको बताना चाहिए जेल स्टाफ को. चैलेंजेस क्या है प्रिजन गवर्नेंस के? ओवर क्राउडिंग, very important point. Overcrowded prisons adversely impact on hygiene, management, mental and physical health of inmates. Insufficient legal aid है. Majority of prisoners who are in prison have not been tried, as we saw beforehand कि कितना ज्यादा under trial high rate है, 80% से भी ज्यादा हमारे disadvantaged sections में से लोग आते हैं. तीसरा है staff shortage. दिस ऑल्सो वी कवर्ड कि हमारे पास डिस्पैरिटी है स्टाफ की बहुत ज्यादा, ये भी एक चैलेंज. चौथा, कस्टोडियल टॉर्चर और डेथ्स, काफी ज्यादा फेमस पॉइंट. ब्रूटल फिजिकल ट्रीटमेंट इन कस्टडी बाय पुलिस ऑफिशियल्स इज अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ जेल्स इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन द लास्ट डेकेड 2010 to 2020, on an average, 5 people died in judicial custody every day. Corruption भी बहुत ज्यादा possible, high likely chances due to the closed nature of imprisonment. Activities like trafficking of mobile phones, drugs or weapons. ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि prison walls के अंदर exchange for bribe poses threats to national security. It is clearly mentioned in this point. Next point, vulnerability of women. तो जो women prisoners होती हैं आधे से ज्यादा तो illiterate होती हैं, उनको पता ही नहीं होता है क्या legal procedures हैं, they're not aware, because of which they are misused also, especially in sexual abuse cases. और under trial cases भी कहीं ना कहीं ये high rise देता है. ऊपर मैंने एक बॉक्स मिस किया. हाँ, की पिलर्स क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के? तो ये 5 की पिलर्स: लीगल फ्रेमवर्क, एनफोर्समेंट, प्रोसिक्यूशन, एडजुडिकेशन और करेक्शन. आप प्लीज इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है. वे अहेड क्या है? क्योंकि हमने चैलेंजेस तो अब इतने सारे देखे तो उसी के हिसाब से वे अहेड. पहला, ऑल इंडिया प्रिजन सर्विस होना चाहिए ताकि हम रिक्रूट कर सकें जेल स्टाफ को. तो ऑल इंडिया कमेटी ऑन जेल रिफॉर्म्स 1980-83 में ही फॉर्म हुई थी अंडर जस्टिस A.N. मुल्ला. अगर आप ये मेंशन करते हैं तो काफी अच्छे मार्क्स फेच कर सकेंगे. recommended establishing an Indian prison and correctional service as a professional career service with appropriate job requirements, sound training and proper promotional avenues. और अभी तक हमने इसको प्रैक्टिस में लाया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का रिकमेंडेशन ही रह गया. Adherence of Model Prison Manual 2016 by all the states and UTs, ये वे फॉरवर्ड है. तीसरा, प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर. हमने पढ़ा कि हमको क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने चाहिए ताकि हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम कर सकें. तो अगर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फैसिलिटी होगा, प्रिजनर इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करेंगे. अभी सर ने बताया कि प्रकाश सिंह केस और परमवीर सिंह केस जो है उसमें ये इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमरा का जिक्र हुआ था. और इसमें बताया है कि आप हॉस्पिटल का और सैनिटेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भी ठीक करें. चौथा, रिड्यूसिंग अंडर ट्रायल्स. क्योंकि इतना ज्यादा हाई रेट है अंडर ट्रायल्स का तो उसे रिड्यूस करना भी एक वे फॉरवर्ड है. timely and complete production of under trials before the court. Introducing the system of plea bargaining. कोर्ट में जाने से पहले ही दोनों पार्टी मिलके आपस में सुलह कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, अंडर ट्रायल के जो रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे.
Capacity building in lower judiciary to reduce the number of adjournments while hearing bail, please. Proper prison inspection होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर जुडिशियल ऑफिसर्स को आना चाहिए और इंस्पेक्ट करना चाहिए. लोक अदालत को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, कांस्टेंट मॉनिटरिंग करें वो प्रिजन्स की. इम्प्रूव करें इन्वेस्टिगेशन मेथड्स को. करेंटली अप्लाइड मेथड्स जो हैं वो टॉर्चर के थ्रू आपसे उगलवाना चाहते हैं. आपने जो भी काम किया, जिसकी भी वजह से आपको अरेस्ट किया गया, तो वो टॉर्चर को नहीं, that should be avoided. That should be improved rather. This can be done through ratification of the 1987 UN Convention against Torture. Jairaj and Bennett's As well- case. I'm sorry, ma'am. Please come again. हाँ, संजय सर अभी लिख रहे हैं ना, तो ये तूतकुड़ी में ड्यूरिंग कोविड टाइम एक केस हुआ था, जयराज एंड बेनिक्स केस, कस्टोडियल डेथ. ये एग्जांपल Yes. Those father and son, I guess, they died हाँ, due to yes, very Right. important case. Now here initiatives taken for improving governance of prisons. So there are some initiatives which have been taken. Recently, Criminal Procedure Identification Act 2022 was passed, according to which police will be empowered to obtain your physical and biological samples of convicts and those accused of crimes. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया है ताकि हम स्पीडी जस्टिस दे सकें सिवियर क्राइम्स जैसे कि रेप, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक्सेट्रा में. ई कोर्ट्स टू स्ट्रीमलाइन जुडिशियल प्रोसेसेस. हम सब ने यूट्यूब पर एक ना एक बार तो ये वीडियोस देखी होंगी ई कोर्ट्स की, तो इससे पेंडेंसी और लिटिगेंट्स को काफी हेल्प मिलता है, पेंडेंसी रिड्यूस होती है. मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स स्कीम, इससे आपकी प्रिजन्स की कंडीशन काफी इम्प्रूव होगी, प्रिजनर्स की और प्रिजन पर्सनल की भी कंडीशन इम्प्रूव होगी. ई प्रिजन प्रोजेक्ट टू इंट्रोड्यूस एफिशिएंसी इन प्रिजन मैनेजमेंट थ्रू डिजिटाइजेशन. ये जो पॉइंट है इस पर मुझे थोड़ा इंसाइट चाहिए आप में से किसी का भी. एनीबडी हु वुड लाइक टू एलैबोरेट दिस वन? या तो ट्रेडिशनली आपने मतलब मूवीज में देखा होगा कि एक कोर्ट होता है, वहां पे प्रिजनर को जज जो है वो एक दिन बुलाता है कि इस दिन अगली कोर्ट की हेयरिंग होगी, तो ये जो कॉन्विक्ट है जिसको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है यानी जेल में रखा गया है, ठीक है, अब जेल के जो स्टाफ है उसको उस कॉन्विक्ट को उस स्पेसिफिक डेट की हेयरिंग मतलब उस स्पेसिफिक केस की हेयरिंग के दिन पेश करना होता है, ठीक है. अब उसके लिए पहले एक वैन लगानी पड़ती है, वैन के साथ साथ 2-3 गार्ड्स उसके साथ रखने पड़ते हैं, ड्राइवर रखना पड़ता है, ठीक है, कि गलती से कहीं वो भाग ना जाए या छूट के नहीं निकल जाए. तो बहुत सारा रिसोर्स का मोबिलाइजेशन होता है एक कॉन्विक्ट को प्रिजन से निकाल के केस की हेयरिंग के दिन कोर्ट में पहुंचाने में, ठीक है. तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि जेल या जो प्रिजन जो के ऑफिशियल है उनके पास रिक्वायर्ड स्टाफ ना हो या अंडर स्टाफ्ड है उस दिन, तो वो बेचारे प्रिजनर वो जो कॉन्विक्ट है उसको भेज नहीं पाते जेल कोर्ट के अंदर, ठीक है. तो इस तरीके से कई बार जो केस की हेयरिंग होती है इसमें बहुत डिले होता है क्योंकि जो अक्यूज्ड है वो को केस की हेयरिंग के दिन प्रेजेंट ही नहीं था कोर्ट में, तो केस को आगे टालना पड़ता है, नेक्स्ट डेट देनी पड़ती है, तो इससे जुडिशियल पेंडेंसी इंक्रीज होती है. तो अब वो चाहते क्या है ई प्रिजन प्रोजेक्ट के अंदर कि प्रिजनर है उस जो कॉन्विक्ट जो है या जो अक्यूज्ड है उसको लाने की जरूरत ही ना पड़े कोर्ट के अंदर. हम लोग जैसे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं वैसे ही एक वीडियो कैमरा प्रिजन के अंदर लगा हो जहां पे कैदी जो है वो अपने सेल से ही अपने केस के अंदर गवाही है या जो भी सुनवाई है वो कर सके, ठीक है. जो इतना लार्ज स्केल पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है कि पहले उसको लेके जाते हैं फिर वापस लेके आते हैं, बीच में उसके भागने का भी डर रहता है. कई केसेस आपने सुने होंगे जहाँ पे वो कॉन्विक्ट भाग भी जाते हैं, ठीक है. तो ये सब चीजों करनी ही नहीं पड़ेगी और फिर ये जो जुडिशियल पेंडेंसी का जो केस था वो भी नहीं आएगा, ठीक है. मतलब ये तो मैं एक बहुत छोटा एक्सपेक्ट बता रहा हूँ ई प्रिजन का, इसमें और भी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो कि उनका पूरा डेटाबेस हो गया, कब उसको रिलीज करना चाहिए. कई बार आपने कई केसेस ऐसे देखे होंगे कि जहां पर जो अंडर ट्रायल्स हैं वो लैंग्वेज कर रहे हैं जेल में फॉर लाइक सेवरल ईयर्स, मतलब कई केसेस में तो ऐसा सुना 15-15 साल जेल के अंदर पड़े रहे जबकि उनका ऑफेंस शायद 1 या 2 साल का ही था. अगर वो गिल्टी, हाँ करेक्ट,
अगर वो गिल्टी प्लीड कर देता तो शायद वो जल्दी खत्म हो जाता, ठीक है। तो इस टाइप के केसेस से भी ये बचाएगा। वो पहले बता, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये भी पता लग जाएगा कि किसका सेंटेंस कितना है, कि कौन कितने टाइम से लैंग्वेज कर रहा है। जैसे अभी हमने बात किया कि प्रिजन का इंस्पेक्शन होना चाहिए, तो आइडियली इसमें हमारे पास एनएचआरसी करता है, या रिक्वायर्ड स्टेट का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो करता है, ठीक है। लेकिन कई बार उनसे भी मिस आउट हो सकती है, बिकॉज ये सारी चीजें काफी ज्यादा मैनुअल है। तो अगर ये पूरा डिजिटाइज हो जाएगा सिस्टम, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स इस लाइंस के अंदर आ जाएंगे। तो ये ही था, आई गेस। आगे कंटिन्यू करिए। Thank you so much, sir, for making us explain this. Now, related news here in the box. The Supreme Court on bail of life convicts says that convicts who have completed 10 years of their life sentence and whose appeals would not be heard in the near future by the high courts, उनको रिलीज कर दिया जाना चाहिए बेल पर, unless there exist cogent reasons to deny the relief. Next है, it also asked all high courts to provide details of life convicts who have served 14 years of their sentence, ताकि उनको कंसिडर किया जाए प्री मैच्योर रिलीज के लिए एज पर द एग्जिस्टिंग रेमिशन पॉलिसीज इन स्टेट्स। अभी रिसेंटली जो बिल्किस बानो केस है, स्टेट का वो रेमिशन पॉलिसी था, उसके अकॉर्डिंग ये वाला फैक्टर उनका अप्लाई हुआ था उनके रिलीज में, आई गेस। Third point, in India, serving 14 years in jail is mandatory, especially for cases like जिसमें आपको रेमिशन की जरूरत पड़े। हीनियस क्राइम्स में ही 14 years तक की जेल आपको मिलती है। तो ये 3 पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि रीसेंट था। कंक्लूजन इसका, since prison is also a correction house, the basic dignity of an arrested person or convict person must be given, which in India is quite difficult to get. तो इसको strengthen करना चाहिए। Be given proper respect. It is need of the hour that provisions of security of prisoners maintained in jail manuals must be followed strictly, and also well equipped and trained prison staff should be appointed to look for safety measures. तो जब तक हम एक वेल इक्विप्ड ट्रेन्ड प्रिजन स्टाफ को नहीं अपॉइंट करेंगे, तब तक कि ये जो हमारे फ्लॉज हैं, जो लूप होल्स हैं, वो ओवरकम नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको एक वेल ट्रेन्ड स्टाफ को रिक्रूट करने की जरूरत है। ये कंक्लूजन है, और जो प्रॉब्लम्स है काफी अच्छा कंक्लूजन दिया है इन्होंने। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माय टॉपिक। एनी मोर सजेशंस और क्वेश्चंस आर वेलकम्ड। ऑलराइट, तो इसी सेम टॉपिक से रिलेवेंट 2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ते हैं, यूपीएससी ने पूछा हुआ अभी जिसके बारे में। तो कोई मेरे को डिफरेंस बताएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्लो एंड पेरोल? फर्लो वर्सेस पेरोल। पेरोल शायद for a short period of time they'll be out of the prison, but and furlough is like after some some time spent in the jail they are released. Not sure. ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ। सो फर्लो लॉन्ग टर्म जब इम्प्रिजनमेंट होता ना, कि जैसे अभी हम पढ़े थे कि लंबे समय तक इम्प्रिजनमेंट है, कि 7 साल या उससे ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट है, वहां पे हम लोग फर्लो की बात करते हैं। एंड पेरोल इज फॉर शॉर्ट टर्म सेंटेंस, कि आप 2-3 साल की सजा हुई, ठीक है, तो वहां पे हम पेरोल की बात करेंगे। अब फर्लो जो होता है, इट इज लाइक रेमिशन ऑफ सेंटेंस, कि अगर आप फर्लो पर बाहर हो, तो लेट्स से आप एक महीने के लिए बाहर हो या 14 दिन के लिए बाहर हो, तो those 14 days would also be deducted from your sentence, ठीक है। यानी सपोज आपको 365 डेज काटने थे, तो अब जो फर्लो के जो डेज है वो भी उसमें से काट लिए जाएंगे आपके सेंटेंस में से, यानी वो सेंटेंस के दिन काउंट होंगे वो फर्लो में। बट पेरोल में ऐसा कुछ नहीं होता। पेरोल में सेंटेंस का सस्पेंशन हो जाता है, ठीक है। यानी लेट्स से आपको 100 डेज के लिए सजा सुनाई गई थी कि आपको 100 दिन के लिए जेल में रहना, आप 14 डेज के लिए पेरोल पे बाहर गए, तो वापस आने के बाद आपको वापस जहां पे आप छोड़ के गए थे उतने ही डेज से रिज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई रेमिशन नहीं हो रहा है सेंटेंस का। सो दिस इज द डिफरेंस, यू शुड नो
यूपीएससी ने शायद इसके बारे में पूछा हुआ है प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। तो यही था इसके अंदर। एंड आई थिंक ये वाला जो पिलर्स है ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। इसमें अगर मल्टीपल मर्डर्स और यूएपीए के अंडर अगर प्रिजनर है ना, तो उनको ग्रांट नहीं होता पैरोल। हाँ, मतलब ये चीज point याद था। रखना। हाँ, पेरोल और फर्लो इज नॉट अ राइट, ठीक है। वो जो जेल या जो प्रिजन का स्टाफ होगा वो आपके बिहेवियर और केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज क्लियर कर दी है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोला है कि ये जो अंडर ट्रायल्स हैं, इनको आप एटलीस्ट ये सब प्रोविजन दो, ताकि ये जो जेल में ओवर ऑक्यूपेंसी हो रखा है, मतलब आप देख रहे हो 130%, यानी जो लिमिट है उससे ऊपर चले गए हम लोग। तो इस कारण इट्स बेटर कि आप ये फर्लो, पेरोल, इन सब कॉन्सेप्ट्स को लिबरली अप्लाई करो। अरेस्ट को थोड़ा स्कार्सली करो, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में अरेस्ट करो जहाँ पे लगता है कि वाकई जरूरत है, ऐसे रैंडमली जाके अरेस्ट मत कर लो। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है। तो ये इसलिए पता होना चाहिए आप। ये पैरोल और फर्लो जो है, इसको कुछ स्टैट्यूटरी पैकिंग है क्या? नहीं, स्टैट्यूटरी मतलब हाँ, स्टैट्यूटरी तो होगा ही, राइट। प्रिजन्स एक्ट 1994 में मेंशन Correct. है इसको। तो इतना ही था। अभी इस पे आगे चलते हैं, बहुत डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। ये किसका टॉपिक था? मेरा था सर, मेरा है। Cool. करिए, आप करिए। चल ओके, ठीक है। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, इसको हम वी आल्सो कॉल इट एज इंटर पार्टी डेमोक्रेसी, सॉरी इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी या इनर पार्टी डेमोक्रेसी। तो दिस वाज इन न्यूज बिकॉज इलेक्शन कमीशन इज पुशिंग फॉर इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पोलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। क्योंकि रिसेंटली आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, after which ECI has said that there's need for internal democracy in political parties. So let's see what this inner party democracy is. So it is basically the level and methods of including party members in decision making and deliberation within the party structure. मतलब जो भी party structure है, party का organization है, in that you include all the party members in the decision making. You consider all their ideas and visions so that you don't leave anybody out. And why is it necessary? It's necessary because it will help in nurturing citizens' political competencies and producing more capable representatives, which in turn ensures that the party produces better policies and political programs. So when you include all the parties members in the political agenda या कुछ भी, it is basically showing that how inclusive your this thing is, your political motive is. That shows your political party is working together, where you're not ignoring any person from your political party. So in India, we do not have any explicit provision in the constitution that lays down guidelines for regulating the conduct of political parties in India. We only have the RPA Act 1951, of which only section 29A is mandates the registration of political parties, and ECI has also no power to regulate the functioning of political parties. So let us see why we need this internal party democracy in India. One thing is for to ensure equal representation. That is the procedure for determining leadership and composition of parties that are not completely open and inclusive. Recently, we have seen that we had an election in one of the largest party in India, but we do not know, and we are not even sure if all the political parties in India do have the same mechanism of electing their leaders, be it on the national level, state level, or even the regional, local levels. So what happens because of this is it impacts the constitutional right of all citizens to equal political opportunity to participate in politics and contest elections. So
this basically creates a kind of nepotism in political parties where only people from political background or from political families get the opportunity to become a leader of that political party. Yes, the next point is to prevent dynasty politics, या इसको हम बोल सकते हैं nepotistic politics या nepotism भी. So the lack of intra-party democracy has contributed to the growing nepotism in political parties. We also have data which shows that all the MPs below the age of 30 in 15th Lok Sabha are from political families. So that is very obvious, which we have already seen. So the next point is to reduce criminalization of politics. We also know that as there is no well-defined process for the distribution of tickets to candidates with adequate social and financial resources are given primacy. This has led to the problem of candidates with criminal backgrounds contesting elections. And I think in one of the ARC reports, they have suggested that MPs and MLA should also have some recruiting mechanism where they'll be giving tests like normal aspirants do. So we reduce this criminalization of politics. So do you want to add about the 3M? हाँ, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की जब हम बात कर रहे हो तो 3M है, यानी मसल मीडिया मनी. ठीक है, इसको इफेक्टिवली यूज करते हैं ये लोग सो एज टू इंश्योर के क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो पॉलिटिक्स में थ्राइव करती रहे. तो ये आप इंक्लूड कर सकते हो, इंक्लूडिंग इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हो, गवर्नमेंट मशीनरी. तो जो पार्टी इन पावर होती है कई बार वो ये गवर्नमेंट एजेंसीज को भी यूज करती है. ठीक है, तो लाइक स्टेट पुलिस या फिर जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई लॉन्च करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में. तो ये था. आगे मेगा ने क्या ऐड करा था किसी को याद नहीं. आई थिंक मशीन ही था. नहीं, ओके, हाँ ठीक है, मशीन था, मशीन. ओके, तो हमारा अगला पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. तो इन दिस every political party has a state and local body units, and an election at each level will allow creation of power centers at different level. So this is basically जो power का decentralization होना चाहिए. For that we definitely need internal party democracy. This will facilitate decentralization of power and also decision making. So, and also for the healthy functioning of any democracy, we need internal party democracy. This will ensure democratic functioning, transparency, and accountability, which matlab, all these three are interlinked, and that will show how healthy a democratic country is. So when we're talking about internal party democracy, we also need to know the challenges for setting up internal party democracy. एक तो है, election commission doesn't have power to set up this internal party democracy. For this, we have a case in which the recent INC versus Institute of Social Welfare and others case 2002 में Supreme Court has held that ECI cannot take punitive action against registered political parties for violating the principles of inner party democracy. Then we do not have a credible regulatory framework क्योंकि this internal party democracy doesn't have any kind of legal backing. And also our political parties are not, they do not have any kind of constitutional status. So it becomes a bit hard, even if you're having rules, parties might not actually follow them. And also we have the stringent anti-defection law, which requires party legislators to act according to the party whip. But sometimes it doesn't happen, so we know that. So it therefore deters them from voting in the national and state legislatures according to their individual preferences rather than going along with the party whip. And we have this resistance from political families, which we use the word dynastic. We also have caste politics and religious parties.
So most of them are openly caste or religious based, and also their finances are not very transparent. So that is one thing. And we have this elitism in parties. So leadership in political parties is mostly decided by a coterie of party functionaries who hold sway over the party administration. This is basically some political leaders having more power. It could be either because of muscle, media, or money also. So to overcome these challenges, we have certain way forwards. One is providing constitutional status for parties. Like Germany gives constitutional status to political parties, and according to the law, according to that country's law, their internal organization must conform to democratic principles. And we also need proper rules which would streamline the political parties according to the provisions of constitutions. It could be either a law or even the memorandum of the party, so that at each and every level of the political party, we have this democratic principles, and also we'll be able to set up this internal party democracy. And internal elections for leadership positions. This should be carried out through debates, campaigns, meetings, and discussions within the party. And like for example, in UK, the Conservative Party has a central council and executive committee which elects its president, a chairman, and vice chairman at its annual meeting. We do have this in some of our political parties. And another way of ensuring internal party democracy is giving power to the ECI to deregister party that do not have this democratic principles and fail to comply with the rules. And also there's need to check the state funding of political parties which are not very transparent and which are not do not follow the principles of accountability and equity. एक और suggestions हैं कुछ committees के, जैसे दिनेश गोस्वामी committee, which is very famous one, the Tarkunde committee, and Indrajit Gupta committee. All these three committees have strongly argued for transparency in political parties in the country. Apart from this, we have the 1999 Law Commission report, which has very strongly recommended the introduction of a regulatory framework for governing the internal structure and internal party democracy of political parties. And we also have a draft act, which is Draft Political Parties Act 2011. It actually aims to regulate the constitution of political parties, their functioning, funding, audit and account, and other affairs while participating in elections. Apart from this, there's a report of Law Commission. I don't know if it is the 1999 one. It is 170th Law Commission report. What that report says is, if any political party doesn't have internal party democracy, that political party, if it comes to power, will definitely not respect the democratic principles of a country. So it is very much important for political parties to have internal party democracy. This is about it. Sir, there's an infographic. So this infographic basically gives details about political parties and their legal backup and how they are constituted in India. So political parties are extra constitutional bodies. They do not have any constitutional backing. They are mentioned in the RPA Act, and it is the only major statutory provision which deals with political parties. And it orders that a political party shall bear true faith and allegiance to the Constitution and also uphold the principles of sovereignty, unity, and integrity of India. Apart from this, ECI also requires the party which applies for registration to have the required documents and information related to the organizational structure of the party, their powers and functions, their method of appointment, and details of all the office bearers with processes for their election. So only this power ECI has. It doesn't have any other power to ensure internal party democracy. That is why it is important to empower ECI so that they can streamline the political parties and also maintain internal party democracy. किसी को ऐड करना है कुछ इसमें? कूल है, तो नाइसली एक्सप्लेन. ये LCI का एक बार रिपोर्ट देख लेना, ठीक है.
काफी अच्छा रिकमेंडेशन था उसका, तो कंक्लूजन में बहुत अच्छा जाएगा वो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेंडमेंट रूल 2022। ठीक है, तो पहला ये बताओ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि एक ऑब्लिगेशन है कॉर्पोरेट्स के ऊपर टू गिव बैक टू सोसाइटी। मतलब अब सोसाइटी से पैसा कमा रहे हो तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन बनती है, मॉरल बनती है कि आप वापस सोसाइटी को दो। ठीक है, लेकिन इंडिया में आई थिंक इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट सच अ लीगल प्रोविजन, जहाँ पे लीगली मैंडेटेड है कि कॉर्पोरेट्स को कुछ पैसा वापस सोसाइटी को देना है। ठीक है, यानी वी कैन से कि मॉरल्स जो थे या जो एथिक्स थे उसको हमने लॉ बना दिया। अब बात आती है कि किस कंपनी को सीएसआर पे करना होता है। ठीक है, तो कोई बताना चाहेगा व्हेन इज अ कंपनी ऑब्लिगेटेड टू पे सीएसआर? कब वो लीगली मैंडेटेड होती है सीएसआर के लिए? कंडीशन क्या है? सर प्रॉफिट अगर 5 करोड़ से ऊपर है या लाइक कंपनी का वैल्यूएशन 500 करोड़ या उससे ऊपर है तो पिछले 3 साल का एवरेज का 2% शायद पे करना होता है। तो करेक्ट बोला। एक और कंडीशन है, मतलब 3 कंडीशन है टोटल। पहला, अगर जैसे आपने बोला कि प्रॉफिट 5 करोड़ है, नेक्स्ट उसका नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ या मोर है, या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ या मोर है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन याद रख लेना, बिकॉज सीएसआर बहुत फ्रीक्वेंटली प्री में पूछ सकते हैं, मेंस में आपको कहीं लिखने को आ सकता है, एथिक्स के आंसर्स में आ सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि सीएसआर एग्जैक्टली है क्या। तो ये 3 कंडीशन हो गई, बहुत सिंपल है। 5 है, 500 है और 1000 है। तो आप ऑटोमेटिकली दिमाग में लगा सकते हो कि क्या प्रॉफिट होना चाहिए, क्या टर्नओवर होना चाहिए और क्या नेटवर्थ होनी चाहिए। एंड जैसा आपने बोला कि 2% स्पेंड करना है ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, और ये हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था। तो याद रखना, सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट का 2013 के अंदर, इसको ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बेसिकली अमेंड किए थे रूल्स गवर्निंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सारे कीवर्ड्स देख सकते हो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से एसोसिएटेड इस इन्फोग्राफिक में, जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट है, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस है, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस इश्यू है, क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू, ट्रिपल बॉटम लाइन। कोई बताना चाहेगा व्हाट इज ट्रिपल बॉटम लाइन? बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और कॉर्पोरेट से रिलेटेड आंसर्स के अंदर आपको जरूर लिखना चाहिए। कोई बताएगा क्या है ट्रिपल बॉटम लाइन? 3P अप्रोच भी बोलते हैं इसको। 3P क्या है? प्लैनेट, पीपल, पीपल एंड प्रॉफिट। करेक्ट, बहुत बढ़िया, ये याद रखना, पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट, ये ट्रिपल बॉटम लाइन है। ठीक है, तो तीनों को एक हार्मनी में रखना है, ये बेसिकली कॉर्पोरेट का काम होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको पता ही है सब चीजें। अब आते हैं चेंजेस क्या आए हैं इस अमेंडमेंट के थ्रू। तो पहला, एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए एक सीएसआर कमेटी का, जहां पे पैसा जो है सीएसआर के लिए अनस्पेंड रहा है। ठीक है, कि सपोज आप पे मैंडेटेड था 2%, लेकिन आपने पैसा खर्च नहीं किया, तो आप एक कमेटी बनाइए। ठीक है, जो कि ये अनस्पेंड अमाउंट है उसको देखेगा, और ये अनस्पेंड अमाउंट विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सीएसआर कमेटी इसको मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट, चेंजेस किए हैं एक्सपेंडिचर इम्पैक्ट असेसमेंट से, जैसे हमने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ते हैं या सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सीएसआर एक्टिविटी में जो एक्सपेंडिचर किया गया है उससे क्या इम्पैक्ट हुआ है उसका भी तो असेसमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कोई गड्ढा बनाया और गड्ढे भरने में पैसा लगा दिया, उससे कुछ सोसाइटी में चेंज आना चाहिए, तो उसके लिए असेसमेंट होना चाहिए ना, तभी तो पता लगेगा कितना करना, कुछ इफेक्टिव काम किया है कि नहीं किया। तो कई बार कंपनीज इसके अंदर भी लूप होल्स निकाल के पैसा बचाने की कोशिश करते थे। वो क्या करते थे कि वो दिखा देते थे कि हम लोगों ने इम्पैक्ट के अंदर बहुत मतलब पैसा खर्च किया है इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर। ठीक है, तो वहां से पैसा बचाने की कोशिश करते थे। सो यहाँ पे इनके ऊपर एक लीगल प्रोविजन बना दिया गया है कि दे शुड नॉट स्पेंड मोर देन 2% ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर और ₹50 लाख। ठीक है, या तो 2% होगा सीएसआर एक्सपेंडिचर का या 50 लाख, इन दोनों में से जो भी हायर होगा
उस केस में उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिवाइज फॉर्मेट है कि जो एनुअल रिपोर्ट सीएसआर एक्टिविटी की भेजी जाती है मिनिस्ट्रीज को, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री को, वो किस फॉर्मेट में आनी चाहिए, तो वो भी चेंज किया गया। तो उतना डिटेल में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या फॉर्मेट है, बस ये जानना कि फॉर्मेट भी चेंज किया गया। अब सिग्निफिकेंस क्या है, तो जनरल से पॉइंट है, सबको पता ही है, बट एक बार ब्रीफली वो ऊपर से देख लेते हैं। कंपनीज के लिए ब्रांड इमेज, लॉयल्टी ब्रांड की, गुडविल, ठीक है, एनहांस करेगा न्यू टैलेंट को लाने के अंदर, एम्प्लॉय रिटेंशन में बेटर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो ये सब एडवांटेजेस कंपनी के बिहाफ पे हैं। नेक्स्ट लोकल कम्युनिटी को क्या होगा, बेटर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज या वल्नरेबल सेक्शन। गवर्नमेंट के लिए स्पीडी एंड स्मूथ अवेलेबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल आउटकम्स, फ्री अप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, एनहांस पब्लिक वेलफेयर एंड ट्रस्ट, या सोशल कैपिटल आप बोल सकते हो। ठीक है, कि इसको बूस्ट करेगा। अब चैलेंजेस क्या हैं, वो थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सीएसआर के पर्सपेक्टिव से। तो पहला ज्योग्राफिकल बायस है, यानी कंपनीज जो हैं वो अपने नियर बाय एरियाज में ही पैसा इन्वेस्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज है वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है रादर देन डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड एरियाज। ठीक है, जो दूर दराज के हिंटरलैंड है वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा, जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है वहां पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है सीएसआर का। तो ज्योग्राफिकल बायस है। नेक्स्ट लैक ऑफ रिपोर्टिंग या इनफिडेलिटी इन रिपोर्टिंग। ठीक है, कि कंपनीज जो है वो प्रॉपरली फाइल नहीं कर रहे हैं अपना सीएसआर एक्टिविटीज को, या उसके अंदर बेईमानी कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेंडिंग स्क्यूड टुवर्ड्स सम एरियाज। ठीक है, तो सीएसआर की स्पेंडिंग जो है अगर इस एक्ट के अंदर हम बात करें तो 9 डिफरेंट शेड्यूल प्रिस्क्राइब किए गए हैं, लेकिन ज्यादातर जो पैसा है वो 2 एरियाज में जा रहा है। पहला कॉम्बैटिंग वेरियस डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, इसमें ऑलमोस्ट 50% पैसा सीएसआर का खर्च हो जा रहा है, और बाकी जो 7 शेड्यूल्स बचे उसमें बहुत कम कम पैसा आ रहा है। ठीक है, कंपेयर टू दीज टू, वो भी एक इश्यू है। नेक्स्ट लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, या सीएसआर का जो आउटरीच है वो उतना प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से सीएसआर एक्टिविटीज जो है इफेक्टिवली कोई ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रही है सोसाइटी में। नेक्स्ट नैरो परसेप्शन टुवर्ड्स सीएसआर एक्टिविटीज, तो गवर्नमेंट और एनजीओ जो है वो थोड़ा बाइस्ड अप्रोच रखते हैं टुवर्ड्स सीएसआर, मतलब वो सीएसआर एक्टिविटी से होने वाले बेनिफिट्स को इतना फायदेमंद नहीं समझती है। तो आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, जैसे आई थिंक टाटा स्टील था। ठीक है, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट चलाया था। इट वाज रिगार्डिंग आई थिंक ब्लू फिन मशीर था। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। ब्लू फिन मशीर आई थिंक इट वाज एंडेंजर्ड या शायद क्रिटिकली एंडेंजर्ड पे पहुंच गई थी। वहां से उन लोगों ने ब्लू फिन मशीर को दे ब्रॉट इट टू लीस्ट कंसर्न। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो सीएसआर में। अभी जिंदल स्टील है, उसने भी एक किसी पॉन्ड का रिवाइवल किया था, लेक का रिवाइवल किया था। तो ये सब एक्टिविटीज आप लिख सकते हो। ठीक है, सो देख लेना। आगे चलते हैं वे फॉरवर्ड। तो पहला एम्ब्रेस करो पार्टिसिपेटरी अप्रोच, यानी वी कैन अलाइन कम्युनिटीज एंड एनजीओज विद सीएसआर एक्टिविटीज। प्रायोरिटाइज करो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन, के जो जोग्राफिकल बायसनेस है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। जहां पे लोगों को जरूरत है इन सब चीजों की, वहां पे डायरेक्टली हम सीएसआर एक्टिविटीज को पहुंचाएं। नेक्स्ट हायर अ प्रोफेशनल सीएसआर टीम इन्वॉल्विंग बेनिफिशियरी इन सीएसआर स्पेंडिंग एंड अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है जो सीएसआर को देख रही है, उसके अंदर हम डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग सीएसआर एक्टिविटी को प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर प्रॉपरली उसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स एंड पूरा इंडिया की ज्योग्राफी में। ठीक है, सो ये सब पॉइंट्स है सीएसआर के बारे में। किसी को कुछ ऐड करना है इसके अंदर? ठीक है, तो आई थिंक फिर आगे चलते हैं न्यूज इन शॉर्ट। ये पार्ट रेमन सर का था, सो रेमन सर आइए। ठीक है, सो न्यूज इन शॉर्ट्स में पहला आर्टिकल है सोशल डेमोक्रेसी को लेके। सो इसमें उसने डिस्कस करा है नॉर्डिक मॉडल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। सो बिफोर रीडिंग ऑन कि क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में पहले थोड़ा सा पता कर लेते हैं। पहली बात, जो नॉर्डिक कंट्रीज है, कौन कौन सी नॉर्डिक कंट्रीज?
स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। उसके अलावा वहाँ पे जो होमोजेनस कल्चर है वो कहीं ना कहीं सेंटर अराउंड है लूथरनिज्म के, ठीक है। तो जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, उनका जो प्रोटा क्या बोलते हो, जो क्रिश्चियन में एक स्कूल रहता है, पीस है, प्रोटेस्टेंटिज्म। प्रोटेस्टेंट एंड वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर नहीं थे, वो सिर्फ मार्टिन लूथर थे। जूनियर नहीं थे वो? अच्छा, नहीं आई हैड जूनियर इट। वाले तो ब्लैक मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। अच्छा हाँ, तो उन्हीं के पीछे, उन्हीं के अराउंड शायद सेंटर्ड है ये वाला नहीं रिलीजन। नहीं नहीं, मार्टिन लूथर वो सोशलिज्म से एसोसिएटेड है, जो यहाँ पे आप बात करो ना। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, हो सकता है मेरे को अच्छा क्लियर कर दिया आपने। हाँ, तो जैसे सर ने बोला कि मार्टिन लूथर के अराउंड इंस्पायर्ड वो कल्चर है। सो वहाँ पे होमोजेनस पॉपुलेशन है, एक्सेप्ट नॉर्वे। ज्यादातर जितनी भी क्या बोलेंगे कंपनीज है, प्राइवेट ही है। नॉर्वे हालांकि बहुत ज्यादा अपनी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो थ्रू गवर्नमेंट फैसिलिटीज ही प्रोवाइड करता है। एंड एजुकेशन एंड हेल्थ में तो 100% गवर्नमेंट ही है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस ही है। एंड despite that, you can say that minimum 30% of the government expenditure are in these basic amenities areas. So वापस आ जाते हैं सोशल वेलफेयर डेमोक्रेसी मॉडल पे। सो क्या है ये? इट इज अ सिस्टम विच इज एमिंग फॉर अ मिक्स ऑफ, सर ऊपर ही है अभी तो, हाँ। So it's a mix of both social welfare and economic systems adopted by Nordic countries. Features क्या क्या है social democratic system के? So reliance on representative and participatory democratic institutions where separation of powers is ensured. Second, comprehensive social welfare schema with emphasis on publicly provided social services and investment in the basic needs such as child care, education and others by progressive taxation. ये progressive taxation क्या है? जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे टैक्सेशन भी बढ़ता है। Correct. So they have a high rate of taxation in these countries. Or then we have presence of strong labor market institutions with active labor unions and employer associations. So around जितनी भी कंपनियां है वहां पे 90% के पास अपना खुद से एक लेबर यूनियन है. This allows for significant collective bargaining, wage negotiations and coordination besides an active role in governance and policy. This model has helped these countries achieve significant outcomes, which includes but not limited to high levels of international trade and participation in globalization, economic progress, low levels of inequality, high living standards, highest labor participation rates in the world. A key reasons for the thriving social democratic model in the Nordic countries has been their relatively smaller and more homogeneous populations, enabling focused governance. अभी पर उनको रिसेंट चैलेंजिंग में, अगर चैलेंज में बोले तो एजिंग पॉपुलेशन और इमिग्रेशन एक चैलेंज है नॉर्डिक मॉडल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी में। इसके अलावा द परसिस्टेंट इशू इज कि इनकी जो जीडीपी है, दैट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ की हम अगर सिर्फ बात करें, सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी लो compared to other countries, especially जब ये compare होते हैं, because America has their own system of capitalism. There is another system of capitalism led by Nordic countries. So always जब हम इनका competition लेते हैं या comparison करते हैं, Nordic countries somehow are behind in economic growth. ठीक है। So ये था social democracy का। अब हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है live streaming of constitution bench hearings. So Supreme Court will live stream constitution bench hearings from September 27. In Supreme Court's E-Committee, it came out with model rules for live streaming and recording of court proceedings in India. Earlier in 2018, Swapnil Tripathi versus Supreme Court declared कि भाई live telecast होगा court proceedings का, which are the part of right to access justice under Article 21 of the Constitution, और इसलिए फिर हम E-Courts project लेकर आए. Currently 6 high courts, namely Gujarat, Odisha, Karnataka, Jharkhand, Bihar and Madhya Pradesh are live streaming court proceedings. मैं मध्य प्रदेश से हूँ, सो आई कैन ओनली टेल दिस कि उन्होंने जो उनकी मेन बेंच है ग्वालियर, उसके अलावा जो 2 सेपरेट बेंच और है परमानेंट बेंच इंदौर और जबलपुर, उन तीनों के चैनल्स बना के रखे हुए हैं. सो दे आर लाइव स्ट्रीमिंग थ्रू यूट्यूब. एंड देन लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग इज पार्ट ऑफ अ थर्ड फेज ऑफ ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, व्हिच इज
about an initiative to implement ICT in judiciary. Challenges क्या है in proceedings में या simply ICT in judiciary में? So there is a lack of ICT infrastructure, despite being judiciary of India and one of the leading example of judicial structure in the world, in the globe. हमारे पास ICT इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हम यूट्यूब पे इसको स्ट्रीम कर रहे हैं. सेकेंड, देयर इज अ लैक ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर एंड डिजिटल डिवाइड इन इंडिया. तो कहीं ना कहीं पुअर पीपल को फाइनली कोर्ट आना पड़ता है. And then there is a high data security and privacy requirements to ensure safety of victims and witnesses. And finally, risk of sensationalism by the media and greater influence of public opinion on judges. So you must have seen कि जब से e-court का start हुआ है, there have been many number of clips where they are showing कि कैसे जज ने क्या बोल दिया, कैसे जज से impress हो गए. And recently in few days back in a I think POCSO case कुछ comment करा था जज ने, on which public opinion on those two judges have been highly negative. So ये एक threat है इस particular initiative में. Now ये आर्टिकल स्टार्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की एयरिंग से. तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के आर्टिकल 145(3) के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसकी मिनिमम स्ट्रेंथ होगी 5 और जो बेंच है वो हमेशा ऑड नंबर में रहेगी. तो 5, 7, 9, 11, 13. हाईएस्ट बेंच किसमें थी? केशवानंद भारती केस में. ठीक. फिर एक इन्फोग्राफिक है बेनिफिट्स ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग के. सो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक स्क्रूटिनी, प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड एड लीगल रिसर्च एंड इंक्रीज्ड लीगल अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस इन जुडिशियल इंटीग्रिटी. फाइनल आर्टिकल है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को लेके. सो गवर्नमेंट ने अभी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन अमेंडमेंट मॉडल अमेंडमेंट रूल्स 2022 निकाले जिसमें उसने बोला है that it bars a person associated with an organization receiving foreign funds to be part of CWC. Foreign funds जो रिसीव कर रहा ऑर्गेनाइजेशन, ये फेमा एक्ट में आता है कि FCRA एक्ट में आता है? ठीक है, FCRA. फिर CWCs were established under Juvenile Justice Act 2015 for children in need and care of protection. हर डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं या ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं एज स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स. And for care and protection of children who are abused, exploited, abandoned or orphaned, and it consists of a chairperson and 4 other members of whom at least one shall be woman and another an expert on child matters. So इतना ही था न्यूज़ इन शॉर्ट. Cool, nicely summarized. So आज का हमारा पॉलिटी का पार्ट कंप्लीट हो गया. Just a second.